नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम अलग अलग 3 या 4 वीडियो में इसका पूरा अध्ययन करेंगे। पहले वीडियो में हम 1857 के क्रांति के कारण देखेंगे। दूसरे में इसके घटनाक्रम या क्रांति के विस्तार और प्रसार नेतृत्वकर्ताओं की चर्चा करेंगे। तीसरे में हम इसकी असफलता के कारण, चौथे में परिणाम और पांचवें में इसके स्वरूप पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार हम छोटे छोटे 1857 की क्रांति के 5 वीडियो बनाएंगे। यह अध्याय हमारे पेपर के दृष्टिकोण से और अन्य सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस वीडियो में हम 1857 में जो विद्रोह हुआ उसके कारणों की चर्चा करेंगे। 1857 के विद्रोह के समय, यद्यपि 1857 के विद्रोह के लिए तो लॉर्ड डलहौजी को उत्तरदायी ठहराया जाता है, लेकिन उस समय जब विद्रोह हुआ उस समय भारत के तात्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इसके कारणों में हम सबसे पहले राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों की बात करें तो राजनीतिक कारणों में सबसे महत्वपूर्ण यह था कि ब्रिटिश शासन यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी मूल प्रवृत्ति विदेशी प्रवृत्ति थी। उसकी मूल प्रवृत्ति पूर्णतया ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को पुष्ट करने वाली थी, भारतीयों को के हितों की ओर ध्यान नहीं देने वाली थी, और वो हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और भारतीयों को अपने से प्रांतीय तौर पर कमजोर मानते थे। वो भारतीयों के साथ भेदभाव करती थी, इस कारण भारतीयों में असंतोष था। दूसरा मुख्य कारण राजनीतिक और प्रशासनिक में लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो अपनाई गई नीतियां। लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नीति और इसके अलावा कुशासन की नीति, ये 2 ऐसी नीतियां अपनाई जिनके द्वारा उसने बड़े पैमाने पर भारतीय रियासतों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। गोद निषेध की नीति थी जिसके तहत यदि किसी शासक के यहाँ उत्तराधिकारी या पुत्र नहीं होता तो वह अपना उत्तराधिकारी के लेने के लिए, गोद लेने के लिए पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से अनुमति प्राप्त करेगा, और ईस्ट इंडिया कंपनी चाहे तो उसे अनुमति दे और नहीं चाहे तो उसे अनुमति नहीं दे, जबकि पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। और इसी का लाभ उठाते हुए लॉर्ड डलहौजी ने सतारा, झांसी, उदयपुर, बघाट, नागपुर आदि अनेक रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। दूसरी ओर कुशासन की जो नीति थी उसके तहत लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में, ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में शामिल कर लिया, और इससे न केवल अवध में बल्कि ब्रिटिश सेना में भी, ईस्ट इंडिया कंपनी सेना में भी असंतोष फैल गया, क्योंकि अवध के सबसे ज़्यादा सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी में सम्मिलित थे और अवध हमेशा अपने आप को ईस्ट इंडिया कंपनी का मित्र मानता था। इस आधार पर यह देखा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मित्र के साथ भी विश्वासघात कर सकती है। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को भी ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में शामिल कर लिया था। इस तरह से लॉर्ड डलहौजी की व्यापकता की नीति, कुशासन के आरोप की नीति या उसके आक्रमण द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार करने की नीति, इन सभी ने भारत में असंतोष की भावना को फैलाया। दूसरा, जो हम अगर दूसरे पहलू से देखें तो आर्थिक कारण भी 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने विभिन्न आर्थिक नीतियों के द्वारा परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था के ढांचे को तहस नहस कर दिया। उन्होंने जो भू राजस्व प्रणालियाँ अपनाई, जिनमें स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, सभी का एक ही उद्देश्य था, भारतीयों का शोषण और ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकाधिक लाभ। इसके अलावा धन निष्कासन और कृषि के वाणिज्यकरण की नीति का भी प्रभाव अंततः भारतीयों पर विपरीत पड़ा और भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी जैसी समस्याएं फैली। भारत के कुटीर उद्योगों का अंत हुआ, उनके स्थान पर नए उद्योग नहीं लगे, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीयों में बड़े पैमाने पर आर्थिक दृष्टि से असंतोष फैला और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हो गए। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो था सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण जो थे, अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति को निम्न बताया और उसको सुधार करने के लिए विभिन्न कानून बनाए, और इन कानूनों की वजह से उनके भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया, जिसकी वजह से भारतीयों में असंतोष फैला। जैसे सती प्रथा
निरोधक कानून, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जिसे भारतीयों ने अपने आंतरिक मामलों में, अपनी संस्कृति के मामलों में हस्तक्षेप माना। इसके अलावा भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार और ईसाईकरण पर भी अंग्रेजों ने बल दिया, जिसके कारण भी भारतीय अंग्रेजों से नाराज थे। इसके अलावा सैन्य कारण या सैनिक कारण, तो इसमें यह था कि भारतीय सिपाहियों को वेतन भत्ते एवं पदोन्नति में अंग्रेजों द्वारा भेदभाव किया जाता था। उनके साथ जातीय और धार्मिक पहचान संबंधी जो चिन्ह थे उनको रखने पर रोक लगाई जाती थी। उनके लिए एक अधिनियम बनाकर सैनिकों को समुद्र पार करना अनिवार्य कर दिया, जो कि धर्म के दृष्टिकोण से सही नहीं था। उनको वेतन कम दिया जाता, उनको सूबेदार से ऊंचे पद पर नियुक्त नहीं किया जाता। इन सभी कारणों से कहीं ना कहीं जो भारतीय सैनिक जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल थे वो संतुष्ट नहीं थे और उनमें असंतोष की भावना भड़की। इसके अलावा तात्कालिक कारण अगर हम देखें तो विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाले गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस थे। ब्राउनफील्ड एक राइफल थी। इस ब्राउनफील्ड राइफल में पहले जो इसमें जो कारतूस भरे जाते थे उनके ऊपर चिकनाई के लिए गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी और इनको प्रयोग करने से पहले उसे मुंह से काटना पड़ता था। इसलिए जब यह बात पता चली तो इसे अब भारतीयों ने अपने धर्म के विरुद्ध समझकर इसका विरोध किया और सैनिकों ने इसे अपने धार्मिक अवनयन का मुद्दा बनाकर इसका विरोध किया और तात्कालिक कारण के तौर पर यही गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस बने, जिनको लेकर विद्रोह की चिंगारी फूटी। धन्यवाद।